मध्य प्रदेश के सागर जिले से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। सागर जिले के कलेक्टर हिंदू, सागर जिले के कप्तान हिंदू, सागर जिले के डिस्ट्रिक्ट जज हिंदू, इसके बावजूद हिंदुओं का पलायन हो रहा है। सागर मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू, मध्य प्रदेश के ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर हिंदू, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हिंदू और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी हिंदू। इसके बावजूद हिंदुओं का पलायन हो रहा है। मध्य प्रदेश भारत में आता है, भारत के राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर हिंदू, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू। इसके बावजूद हिंदुओं का पलायन हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दुबई में, जहां के शासक मुस्लिम, जहां के प्रशासनिक अधिकारी मुस्लिम, जहां के पुलिस अधिकारी मुस्लिम, वहां और हिंदू मात्र 10% है, वहां हिंदुओं का पलायन नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि भारत में 80% हिंदू हैं, फिर भी पलायन क्यों हो रहा है, और दुबई में मात्र 10% हिंदू हैं, फिर भी वो सुरक्षित क्यों हैं? मध्य प्रदेश के सागर में 90% हिंदू हैं, फिर भी पलायन क्यों हो रहा है, और दुबई में मात्र 10% हिंदू हैं, वो सुरक्षित क्यों है? जानते हैं क्यों? क्योंकि जो पलायन किया जाता है ये खुराफात करके किया जाता है। भारत में खुराफात करना सामान्य बात है, आम बात है, और दुबई में खुराफात करना जघन्य अपराध है। पलायन करने के लिए सबसे पहला तरीका अपनाया जाता है, जो मांस नहीं खाते उन हिंदुओं के घर के सामने मांस फेंका जाता है। और भारत में किसी के घर के सामने मांस फेंक देना ये कोई गंभीर अपराध नहीं है, बीनस में कोई अपराध नहीं है। दुबई में किसी के घर के सामने मांस फेंक देना जघन्य अपराध है। पलायन का दूसरा क्या तरीका है? आते जाते लड़कियों से छेड़छाड़ करना, उनको गलत इशारे करना, भद्दे कमेंट करना, उनके सामने फूहड़ बातें करना, उनके सामने चुटकुले सुनाना, उनके साथ छेड़छाड़ करना। भारत में ये जघन्य अपराध नहीं है, लेकिन दुबई में ये जघन्य अपराध है। इसलिए वहां पे कोई हिंदू बेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, फप्तियां नहीं कसता, अश्लील इशारे नहीं करता। तीसरा तरीका क्या होता है? जमीनों पे कब्जा कर लेना। भारत में हिंदू जमीन पे कब्जा कर लेना कोई जघन्य अपराध नहीं है। इनफैक्ट ये क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं है, ये तो सिविल ऑफेंस माना जाता है। आप एक कोई दबंग दूसरे के घर पे कब्जा कर ले, जमीन पे कब्जा कर ले, आप थाने पे जाओ, बोले कि काम करो जी, हमारा काम ही नहीं है, ये तो आप इसके लिए मुकदमा दायर करो। वहीं दूसरी तरफ दुबई में जमीन पे कब्जा कर लेना, जमीन पे थोड़ा सा भी आगे बढ़ा देना, ये जघन्य अपराध है। इसलिए दुबई में हिंदू सुरक्षित है जहां मात्र 10% है, और भारत में हिंदू असुरक्षित हैं जहां 80% है। दुबई में ऊपर से नीचे तक सब प्रशासनिक अमला सबके सब मुस्लिम हैं, फिर भी वहां हिंदू सुरक्षित हैं। और भारत में नीचे से ऊपर तक सबके सब हिंदू हैं, उसके बाद भी हिंदू असुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कानून घटिया है, हमारी पुलिस व्यवस्था घटिया है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। कानून का खौफ नहीं है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। इसलिए कभी यहां पलायन होता है, कभी वहां पलायन होता है, कभी कहीं पलायन होता है, कभी कहीं पलायन होता है। कश्मीर में नरसंहार हुआ, कभी दुबई में हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ। दिल्ली में दंगा हुआ, दुबई में कभी दंगा नहीं हुआ। आप देख लीजिए, सोलापुर में दंगा होता है लेकिन सिंगापुर में दंगा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ है। तो भारत में अगर वास्तव में हमें देश को सुरक्षित करना है, वास्तव में अगर यहां सामाजिक समरसता लानी है, वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, वास्तव में भारत को विश्वगुरु बनाना है, वास्तव में परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त करना है, वास्तव में भारत गुरु गोलवलकर, बाबा साहब अम्बेडकर और वीर सावरकर जी का सपना साकार करना है, वास्तव में अगर दीनदयाल लोहिया जी और श्यामा प्रसाद जी का सपना साकार करना है, तो हमें नियम कानून बदलना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है। केवल बातें करने से, केवल और आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि भारत में वो व्यवस्था नहीं बदलेगी जो हमारी सड़ी हुई है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत में आईपीसी 150 साल के बाद बदली गई, लेकिन मुझे लगता है आईपीसी का ड्राफ्ट बनाने वालों ने अमेरिका का फेडरल पिनल कोड देखा ही नहीं। एक ऐतिहासिक मौका आया था, 150 साल के बाद 1860 की आईपीसी बदली जा रही थी। अगर चाहते तो इस बीएनएस को बनाने की बजाय बाकायदा अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भारत में लागू कर सकते थे। भारत में आज भी 50 से ज्यादा कानूनों का मकर जाल चल रहा है। अमेरिका में एक सिंगल फेडरल पिनल कोड है, आपको देख रही होगी, थोड़ी मोटी है, पतली है। अमेरिका में अपराध कम है, फिर भी वहां की किताब मोटी है। भारत में अपराध ज्यादा है, फिर भी किताब पतली है। और अमेरिका में अपराध कम है, इसके बावजूद भी वहां सजा कठोर होती है, हजारों साल की सजा होती है, 10-10 हजार साल, 20-20 हजार साल सजा होती है। और यहाँ तो पकड़िए, कोई किसी की बेटी को छेड़ दे, कुछ भी कर दे, घर के सामने मांस फेंक दे, आए दिन कुछ भी कर दे, फप्तियां कस दे, कुछ भी कर दे, इसके बावजूद जमानत हो जाती है। क्योंकि हमारे देश में संविधान निर्माताओं को आम जनता के मानवाधिकार की चिंता नहीं है। हमारे देश के संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज को अपराधियों के मानवाधिकार की चिंता है। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। ये बात आज तक संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, जज समझ ही नहीं पाए। भारत के संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्रियों को आज भी एक बहुत बड़ी गफलत है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव। भारत के संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जजों को आज भी एक गलतफहमी है
कि गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है। और भारत के संविधान की शपथ लेने वालों की आज भी बड़ी गलतफहमी है कि जितना ज़्यादा आप उसको रिफॉर्म करने का मौका देंगे उतना अच्छा रहेगा। सच्चाई ये है, बबुल का पेड़ रिफॉर्म करने से, उसमें सिंचाई करने से कभी उसमें आम का फल नहीं आता। बबुल के पेड़ में ज़्यादा अगर सिंचाई की जाएगी, ज़्यादा खाद पानी दी जाएगी, तो जो कांटा उसका छोटा छोटा होता है वो कांटा बड़ा बड़ा हो जाएगा। खाद पानी आम के पेड़ को देना चाहिए, बबुल को नहीं। ये बात आज तक हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसद विधायक मंत्री जो समझ ही नहीं पाए, और इसलिए अपनी एक नई दुनिया में चल रहे। देश को अगर बचाना है तो सबसे पहले 1861 का पुलिस एक्ट बदलना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 1 घंटे के अंदर FIR होगा और 1 महीने के अंदर जांच कंप्लीट होगी। अगर वास्तव में कानून का खौफ पैदा करना है, ये पलायन रोकना है, तो हमें ये जो 50 कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है इसको बंद करके हमें 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना होगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना होगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करना होगा। तारीख पे तारीख वाला सिस्टम बंद करना होगा। ये 6-6 महीने पे जो तारीख मिलती है इसको बंद करना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि हर मुकदमे की सुनवाई प्रत्येक सप्ताह, सोमवार जो मुकदमा सोमवार को दाखिल हो उसकी हर सोमवार को सुनवाई हो, जो मुकदमा मंगलवार को दाखिल हो वो हर मंगलवार को सुनवाई हो, जो मुकदमा बुधवार को दाखिल हो उसकी हर बुधवार को सुनवाई हो। और वैसे भी कोर्ट केवल 6-6 घंटे क्यों चले? अरे आज की डेट में कारपोरेट में लोग 10-10 घंटे काम करते हैं, 12-12 घंटे करते हैं, तो कोर्ट का टाइमिंग बढ़ाया जा सकता है। आज की डेट में बाकी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरे साल का काम करते हैं, तो कोर्ट की छुट्टियां कम की जा सकती है। कम से कम 250 दिन तो काम करना ही चाहिए कोर्ट को, कम से कम 8 घंटे तो कोर्ट में काम हो ही सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? और ज़्यादा करना है तो 2-2 शिफ्टों में भी काम हो सकता है। अगर बाकी सब जगह शिफ्टों में काम कर सकते हैं, अगर IAS IPS सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे, रात 12 बजे तक काम कर सकते हैं, तो जज भी काम कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं। हमें यह देखना पड़ेगा, हमें देश को ऊपर रखना है या अपने सहूलियत को, अपने आराम को ऊपर रखना है। अगर वास्तव में देश को सुरक्षित करना है, पलायन रोकना है, तो भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा। भारत में सिटीजनशिप रिफॉर्म करना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा। जो लोग अराजकता फैलाते हैं, जब तक इनकी नागरिकता खत्म करने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक अपराध नहीं रुकेगा। दुनिया के कई देशों में अपराधियों की सिटीजनशिप खत्म की जाती है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में आतंकवादी की भी नागरिकता खत्म नहीं की जाती, अलगाववादी की भी नागरिकता खत्म नहीं होती, हत्यारों की नागरिकता खत्म नहीं होती, ड्रग स्मगलिंग करने वालों की नागरिकता खत्म नहीं होती, काला धन और हवाला कारोबार करने वालों की नागरिकता खत्म नहीं होती, करोड़ों का घोटाला करने वालों की नागरिकता खत्म नहीं होती। तो जब तक कानून का भय नहीं होगा, जब तक 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक भारत में अराजकता रहेगी। कभी सागर में पलायन होगा, कभी भोपाल में पलायन होगा, कभी इंदौर में पलायन होगा, कभी वहां धर्मांतरण होगा, कभी वहां लव जिहाद होगा, कभी बिहार में लव जिहाद होगा, कभी बंगाल में लव जिहाद होगा, कभी जो है कश्मीर में घुसपैठिए जाके बसेंगे, कभी ये अराजकता चलती रहेगी। सागर में जो पलायन हो रहा है, वहां पे 2 मोहल्लों में पहले एकदम बढ़िया हिंदू ज्यादा थे, लेकिन जनसंख्या विस्फोट के कारण धीरे धीरे हिंदू कम होते चले गए, घुसपैठिए आते गए, इसलिए भी हिंदू कम होते चले गए। पूरे देश की डेमोग्राफी बदल रही है। अफगानिस्तान में जो खत्म हो गए, पाकिस्तान खत्म हो गए, बांग्लादेश खत्म हो गए, मालदीव खत्म हो गए, छोड़ो, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके। इसके बावजूद केंद्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। इस भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर लव जिहाद के ऊपर नहीं है, जबकि 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। साल में 3.5 लाख बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। इसके बावजूद BNS में लव जिहाद के ऊपर एक चैप्टर नहीं है। भारत में पर डे 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, यानी एक परिवार में 7 आदमी मान चलिए, पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। फिर भी इस BNS में एक चैप्टर नहीं है, ऑफेंस रिलेटेड टू कन्वर्जन नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। भारत में घुसपैठिए आते जा रहे हैं, 5 करोड़ घुसपैठिए हो चुके हैं, और आज जो यहाँ आ गए हर साल बच्चा भी पैदा कर रहे हैं। मैं तो घुसपैठियों का परिवार देखा है, 15-15 बच्चे, 18-18 बच्चे, 22-22 बच्चे। इसके बावजूद इस BNS में एक चैप्टर नहीं है, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। लव जिहाद इतना बड़ा खतरा, कोई चैप्टर नहीं है। लैंड जिहाद इतना बड़ा खतरा, BNS में कोई चैप्टर नहीं है। ड्रग कारोबार इतना बड़ा खतरा, हमारे BNS में उस पर कोई चैप्टर नहीं है। घुसपैठ इतना बड़ा खतरा, हमारे BNS में उस पर कोई चैप्टर नहीं है। धर्मांतरण इतना बड़ा खतरा, हमारे BNS में कोई चैप्टर नहीं है। सागर में जो रेशियो बदला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण बदला, जनसंख्या विस्फोट के कारण बदला है, और जनसंख्या नियंत्रण की कानून ही नहीं हो रही। हम दो हमारे दो लागू होना चाहिए, हम कह रहे हैं हम दो हमारे दो, नहीं तो हम दो हमारे 3 सही। 3 बच्चों का कानून बनाओ, लेकिन कहीं तो रोको, 3 के ऊपर रख दो भैया, ठीक है, कम से कम मैक्सिमम 3 कर सकते हैं, लेकिन चौथा नहीं चलेगा। अगर इतना भी कर दे तो भी कुछ सहूलियत होगी, लेकिन नहीं। अराजकता बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है। समाधान यही है, जब मुगल चले गए तो मदरसा बंद होना चाहिए, अंग्रेज चले गए मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल बंद होना चाहिए। भारत में वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। कम से कम 16 साल तक या 18 साल तक वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए।
जब मजहब के आधार पर विभाजन हो गया तो मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म करना चाहिए, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल जो चल रहा है खत्म करना चाहिए, मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय खत्म करना चाहिए, मजहब के आधार पर स्कूल और कॉलेज बंद करना चाहिए, मजहब के आधार पर लोन और वजीफा बंद करना चाहिए, धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए और घर वापसी के लिए विशेष योजना शुरू करना चाहिए, केंद्रीय स्तर पर शुरू करना चाहिए। जब तक घर वापसी के लिए कोई स्पेशल स्कीम नहीं आएगी तब तक घर वापसी उस तेजी के साथ नहीं हो पाएगी, इस तेजी के साथ होना चाहिए। मैं संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, एक बात याद रखिए, ये भारत का संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं, और जिस तेजी के साथ हिंदू घट रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद के कारण, वो समय दूर नहीं है जब यह संविधान का सेकुलर शब्द निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और ये संविधान भी कहीं ना कहीं उठा के बदल दिया जाएगा।